जय हिंद। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं आपके बीच। और आज का ये हमारा टॉपिक होगा सॉइल यानी मृदा। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, किस मिट्टी में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है, किस मिट्टी में गेहूं की खेती उपयुक्त होती है। इस प्रकार से बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न मिट्टियों के आधार पर पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है परीक्षा के आधार पे, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा 8 प्रकार की। अब प्रश्न ये बन सकता है कि 8 प्रकार की मिट्टी का वर्णन किसके आधार पर? क्या कोई विद्वान है जिन्होंने कहा है कि 8 प्रकार की मिट्टी, या कोई भारत सरकार के द्वारा कोई संस्थान है जिसके द्वारा ये जस्टिफाई किया गया है कि 8 प्रकार की मिट्टी? जी हाँ, भारत सरकार का एक संस्थान है जिसका नाम है ICAR। ध्यान दीजिएगा, ICAR, जिसका पूरा फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आधार पर भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो 8 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियां हैं? जलोढ़ मृदा, जिसे हम इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल, पर्वतीय मिट्टी यानी माउंटेन सॉइल, पीट और दलदली, और इसके अलावा लवणीय और क्षारीय। इस प्रकार से 8 प्रकार की मिट्टियां ICAR के द्वारा बताई गई हैं। ठीक, तो कितने प्रकार की मिट्टियां? 8 प्रकार की। किसके आधार पर? ICAR के आधार पे। ICAR का पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, अब बात ये आती है कि जो भारत का मानचित्र है, इस मानचित्र के आधार पे कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हमको पता है कि जो उत्तर का सबसे ऊपर का इलाका है वो हमारा पर्वतीय इलाका है, जहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, इन राज्यों में चूँकि ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे जो भी मिट्टी पाई जाएगी उसको हम किस नाम से जानते हैं? पर्वतीय मिट्टी। ठीक, इधर के इलाकों पे पर्वतीय मिट्टी, और पूर्वोत्तर भारत में हम आएंगे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी आपको कैसे मिट्टी मिलेगी? पर्वतीय मिट्टी। इस इलाके पर भी चूंकि पर्वतों का ही अनुक्रम है, तो इसलिए इधर का भी इलाका पर्वतीय मिट्टी ही कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात, जब हम बीच के हिस्से पे आते हैं, यानी उत्तर भारत का जो बहुत बड़ा मैदान है, उस पे जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल। और अगर हम राजस्थान की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारा थार रेगिस्तान है, उस तरफ जाएंगे तो उधर के इलाके पे हमारा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। बाकी गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटका, कुछ हिस्से में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में आपको क्या मिलेगी? काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जो इलाके हैं वहाँ पे आपको काली मिट्टी मिलेगी। लाल मिट्टी की अगर बात करें तो उड़ीसा से लेकर के और नीचे पूरा दक्षिण भारत का जो इलाका है, दक्कन का पठार और नीचे का दंडकारण्य, सारे इलाकों पर आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बांदा, हमीरपुर, जालौन, उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाल मिट्टी का अंश पाया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर बात आती है लेटेराइट मृदा। दक्षिण भारत का जो तटीय इलाका है, तमिलनाडु और केरला का बिल्कुल तट का इलाका,
इन तटीय इलाकों पे जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम कहते हैं लेटेराइट मृदा। इन इलाकों पे जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है कुछ हद तक। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी मिट्टियों को अगर हम विभाजित करते हैं 8 प्रकार से, तो मानचित्र पे कुछ इस प्रकार से हम रखते हैं। अब बात करते हैं क्रम के अनुसार प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, यानी एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को पहली बात तो हम कछारी या कौप मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न देता है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कछारी या कौप मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो हमको आंसर क्या ढूंढना है? जलोढ़। दूसरी बात, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वतीय इलाकों से। पर्वतीय इलाकों से जब नदियां निकलती हैं, मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो मैदानी भागों में जब प्रवेश करती हैं तो वो नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद यानी बहुत सारे कंकड़ पत्थर सब समेटते हुए अपने साथ ले करके मैदानी इलाकों में आती हैं, और इस प्रकार से उन मैदानी इलाकों में कंकड़ पत्थर वो सब घिसने पिटने के कारण फिर धीरे धीरे वही मिट्टी का आकार लेते हैं। यानी एक प्रकार से अगर हम कहें तो क्या जो चट्टानें हैं वही मिट्टी हैं? हाँ बिल्कुल, वही चट्टानों का घिसा पिटा रूप जब बिल्कुल समतल हो जाता है तो उसी को हम मिट्टी के रूप में जानते हैं। और अगर बात आती है जलोढ़ मिट्टी की, तो हमान पहला पॉइंट लिखा है नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों के आधार पर। नदियों के द्वारा लाए गए अवशेषों को, जो नदियां अपने साथ पर्वतीय इलाकों से बहा करके जो भी अवशेष लेकर के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के अंदर क्या खास गुण हैं? जलोढ़ मिट्टी के अंदर खास गुण तो यह है कि इस मिट्टी में आपको पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा अधिक मिलेगी। पोटास, फास्फोरस और चूना, इसकी सर्वाधिक मात्रा आपको मिलेगी। दूसरी बात, इस मिट्टी में हम किस चीज़ की खेती सर्वाधिक रूप से कर सकते हैं? तो धान, गेहूं, गन्ना और दलहन, इसकी सर्वाधिक खेती की जा सकती है। फिर बात आती है इस मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। पंजाब से लेकर के और इधर पश्चिम बंगाल तक के इलाके पर ये पूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपको इसी इलाके पे, उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, आपको सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ मिलेगी? पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, और जलोढ़ मिट्टी की खासियत ये है कि जलोढ़ मृदा धान, गेहूं, गन्ना और दलहन की खेती के लिए, खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आपको गन्ने और गेहूं की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी अच्छी मात्रा में। अच्छा, एक बात और, हरित क्रांति जब आई थी तो हरित क्रांति का भी सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब में ही पड़ा था, उत्तर प्रदेश में भी पड़ा। और हरित क्रांति के बाद हमने देखा कि भारत में 2 चीज़ों के खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, वो था गेहूँ और चावल। अब पंजाब में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्यों होता है गेहूं और चावल का? देखिए, पहली बात तो हरित क्रांति का सहारा लिया तो उन्नत किस्म के हाइब्रिड बीज आने लगे। हाइब्रिड बीज आने की वजह, दूसरी बात उर्वरक का इस्तेमाल। यहाँ पे एक चीज़ की कमी पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन। और आप जानते हैं जब भी हमारे यहाँ गेहूँ की बुआई होती है तो हमारे यहाँ एक पीली बोरी आती है यूरिया की, उसको हम ज़रूर डालते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में एक कमी भी है। और वो कमी ये है कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है। और नाइट्रोजन की कम मात्रा पाए जाने के कारण हम अपने खेतों में खाद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार से निर्मित होती है, नदियों के द्वारा लाए गए अवशेषों के द्वारा, किन इलाकों में पाई जाती है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। धान, गेहूं, गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। पोटास, फास्फोरस और चूने की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन
कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जवाब आपका फिर से जलोढ़ होगा। अगर प्रश्न दे देता है अप्रॉक्सीमेट, आपको परसेंटेज में वो दे देता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा 43%। ICAR का जो डाटा है उसके आधार पे अभी तक 43%, 43% कुल क्षेत्रफल पर, भारत के मिट्टियों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 43% कुल क्षेत्रफल पर भारत के सिर्फ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब प्रश्न फिर से एक नया बनेगा। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में पढ़ा जाता है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में। अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे जहाँ पे बाढ़ वाले इलाके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का इलाका है, अक्सर बाढ़ग्रस्त हो जाता है और वहाँ पे धान की खेती काफ़ी अच्छी होती है। उसका कारण है, देखिए, बाढ़ से नुकसान भी है और बाढ़ से फायदा भी है। नुकसान क्या है? जन माल सबकी हानि होती है, फसलों का भी नुकसान होता है, लेकिन दोबारा से जो नई मिट्टी बनती है उससे फिर फसलों का जो उनकी गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है। अब बात आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक है खादर और एक है बांगर। खादर दरअसल हम किसे कहते हैं? जब नदियां बाढ़ के साथ अपने साथ नई मिट्टी लेकर के लाती हैं और उसी स्थान पे छोड़ देती हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी चढ़ता है। वहाँ पे जब नई मिट्टी का निर्माण होता है तो उस बने हुए इलाके को हम खादर कहते हैं। जब नदियाँ बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी को छोड़ देती हैं और इस प्रकार से वहाँ नए क्षेत्र का निर्माण होता है, नई मिट्टी का निर्माण होता है और पैदावार बढ़ती है, तो उस प्रकार के बने हुए मैदान को, भूभाग को हम खादर कहते हैं। और दूसरी बात आती है बांगर। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पुरानी मिट्टी हमेशा बनी रहती है, वहाँ पे कोई नई बाढ़ का मैदान नहीं आता है, जहाँ पे पुराना मैदान हमेशा बना रहता है, उसे हम बांगर कहते हैं। तो अक्सर खादर और बांगर की चर्चा आपको परीक्षा में जरूर मिलती है कि खादर किसे कहते हैं या बांगर किसे कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, खादर नई मिट्टी यानी बाढ़ के नदियों के बाढ़ के द्वारा बनाई गई नए भूभाग यानी नई मिट्टी, उसे हम खादर कहते हैं उस क्षेत्र को, और पुरानी मिट्टी वाले क्षेत्र को हम बांगर कहते हैं। तो इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी से संबंधित जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न रहे वो आपके ये थे। अगली अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी पर। काली मिट्टी को सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर एक स्थानीय शब्द है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरी बात, काली मिट्टी आप देख रहे हैं कि गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के इलाके में और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और MP के इलाके में भी कुछ हद तक ये पाई जाती हैं। काली मिट्टी को रेगुर के अलावा हम लावा भी कहते हैं, ठीक, और इसके अलावा इसको चेरनोजम भी बोला जाता है। चेरनोजम दरअसल इसे इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। अब बात आती है कि किन इलाकों में पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, MP और UP, इन इलाकों में आपको काली मिट्टी मिलेगी। अब बात आती है कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी बात आती है कि काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, आयरन या बेसाल्ट। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो दक्कन प्लेटू है वो पूरा बेसाल्ट की चट्टानों से बना है, ठीक, और काली मिट्टी का जो इलाका है वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आयरन की जो मात्रा है काली मिट्टी के अंदर, लोहे की प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से काली मिट्टी से संबंधित ये प्रश्न आपके बनते हैं। अब बात आती है पर्वतीय मिट्टी की। पर्वतीय मिट्टी के क्या गुण हैं? जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। जीवाश्म, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं और फिर जमीन के अंदर विलुप्त हो जाते हैं, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। दूसरी चीज़, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पर्वतीय मिट्टियाँ अम्लीय प्रकृति की। अम्लीय प्रकृति का मतलब जिसमें चूने की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है और उसको हम pH के मान में मापते हैं, उसको भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
पर्वतीय मिट्टियों के क्या गुण हैं, ये किस खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं? फल, मसाला, चाय और कहवा। आपको देखने को मिलेगा आसाम से लेकर के और इधर हिमाचल प्रदेश, आसाम के इलाके से लेकर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे चाय के बड़े बड़े बागान आपको मिल जाएंगे जो कि चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। कहवा यानी कॉफ़ी, इसके लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। मसाला और फल, फलों की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे सर्वाधिक सेब पाया जाता है, ठीक। और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं केसर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पर्वतीय मिट्टियों के आधार पर ये भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 3 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसका हम पार्ट 2 लेकर के आपको आएंगे, जिसमें हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे आगे का टर्म, बचे हुए जलोढ़, काली और पर्वतीय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया आज की क्लास में। अगला टॉपिक पार्ट 2 जो हम लेकर के आएंगे, उसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। जय हिंद।